हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब परिवार जया आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों, आज मैं ऐसे प्रश्नों का समूह ला रहा हूं या प्रस्तुत करना चाह रहा हूं जो कि पॉलिटेक्निक आईआरटी तथा कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न प्रकाश से संबंधित है, क्योंकि अभी मैं पिछली वीडियो जो है प्रकाश से रिलेटेड ही लगातार डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन का ग्रुप्स में आपके लिए ला रहा हूँ ये एनसीईआरटी की बुक से ही है, जो कि पेज नंबर 204, 205 तथा 206 से है। हाँ, एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसीलिए मैं पूरे एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन को ही क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को ही सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक आईआरटी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या फिर क्लास 10th में है, तो हर वर्ग के बच्चों के लिए क्या है, उपयोगी है दोस्तों। और मैं ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन समझाते हुए सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 204 का अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ए जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। ठीक है, जल होगा, कांच होगा, प्लास्टिक होगा या मिट्टी होगा। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का बनाया जाता है जिसके आर पार प्रकाश गुजर सके। अब पहला ऑप्शन है जल। जल दोस्तों पारदर्शी होता है, इसका लेंस बन सकता है। कांच, ये भी पारदर्शी है, इसका भी लेंस बन सकता है। उसके बाद प्लास्टिक, ये भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। तो लास्ट ऑप्शन है मिट्टी। मिट्टी आपका क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी अर्थात मिट्टी का यदि आप कोई लेंस बना भी लेते हैं तो उसके आर पार हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम लोग का जो इसका ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से कौन से पदार्थ का हम लेंस नहीं बना सकते हैं, वो होगा मिट्टी। दोस्तों क्या होगा, मिट्टी होगा। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या है, सही है कि हम मिट्टी का लेंस नहीं बना सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? यानी अवतल दर्पण में एक वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो उस वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? चार ऑप्शन है। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं वो चार ऑप्शन है। मुख्य फोकस, तथा वक्रता केंद्र के बीच में सेकेंड ऑप्शन है। चलिए हम आपको पहले समझा देते हैं, ऑप्शन तब लिखते हैं, ऐसे टाइम आपका थोड़ा सा बचेगा, ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो अवतल दर्पण में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा कब बनता है? जब हम लोग उस वस्तु को, यह अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण का फोकस और ये वक्रता केंद्र सी, ये ध्रुव हो गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखने पर उस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहले समांतर गया तो ये फोकस से गया, वक्रता केंद्र सी से जाएगा, किसी मार्ग पर लौट जाएगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि ये किरणें आगे की ओर जब बढ़ती हैं तो इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, अर्थात ये आगे नहीं काट सकती हैं। जब ये आगे नहीं काटेंगे दोस्तों तो इनका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। हम कल्पना करते हैं,
को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो वस्तु AB है इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश जो बना वो आभासी बना, सीधा बना क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है और वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु या किसी बिंब का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। दोस्तों वस्तु की स्थिति क्या होगी, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। जब हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख देंगे तब उसी स्थिति में वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों तो आपका मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो, वक्रता केंद्र C पर रखी होगी। दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी जाती है तो उसका वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C पर ही बनता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे यानी दूर, यानी अनंत और C के बीच में, अनंत और C के बीच में भी जब वस्तु रहती है दोस्तों तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है। लास्ट ऑप्शन दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, यही होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य, दर्पण का ध्रुव ये है, मुख्य फोकस ये है, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु हम कहीं भी रखेंगे तो उसी स्थिति में वस्तु का आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका दूसरे का भी क्वेश्चन का भी ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। समझिए क्या करा क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को कहां पर रखें, उत्तल लेंस में कहां पर रखें, सारे उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाए। तो चलिए पहले हम लोग फिगर बना लें। आपको मैं हर क्वेश्चन फिगर बना के समझाऊंगा ताकि क्वेश्चंस के जो असली मतलब है वो आपके दिमाग, आपके जहन तक पहुंच जाए और आप कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप उसे आसानी से लगा सकें। दोस्तों मेरा एक तरीका है, हर क्वेश्चंस को मैं फिगर बना करके से बताता हूँ, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। दोस्तों तो आप ये मत समझ लेना कि हर क्वेश्चंस में क्या जरूरी है फिगर बनाना, नहीं। अगर आप समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, हाँ डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। मैं आपको समझाने का, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चंस बताऊंगा, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वो क्या हो, आंकिक प्रश्न हो, उसमें फिगर जरूर मैं बनाता हूँ। चलिए कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, यानी लेंस के मुख्य फोकस पे रखते हैं। दूसरा है फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। तीसरा है अनंत पर रखते हैं। चौथा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। दोस्तों तो चलिए, यानी हमारा सिर्फ एक ही मतलब इसमें समझना है कि आखिर उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखें कि वस्तु का वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने, बस इतना है क्वेश्चन, नहीं ऑप्शन है। मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ भैया बताओ कि उत्तल लेंस में वस्तु को हम कहाँ पर रखें कि वस्तु का वास्तविक और वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब बने, बस हो गया। तो आपको जवाब देना है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो चलिए उत्तल लेंस में दोस्तों हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस ये द्विउत्तल लेंस है, दोहरा उत्तल लेंस है, द्विपृष्ठ है। ये उत्तल लेंस हो गया दोस्तों, ये इसका बीचों बीच ध्रुव हो गया, या प्रकाशिक केंद्र, सॉरी ध्रुव नहीं, ध्रुव दर्पण होता है, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और आप जानते हैं कि फोकस F1 F2 ऐसे होता है इसमें, और इसका 2 गुना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2F1 और 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब समझिए हम 6 कंडीशन आपको समझा दे रहे हैं। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का वास्तविक और बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे बनेगा, छोटा सा बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। फिर हम एक स्टेप आगे आ जाएंगे अनंत और 2F के बीच में, तो हमारा ये प्रतिबिंब एक स्टेप आगे चला जाएगा F2 और 2F के बीच में। हाँ, जब मैं 2F पे आ जाऊंगा दोस्तों, यानी जब मैं वस्तु को 2F पे रखता हूं, नियम वही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई, ये बीच में ऐसे डैश 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 क्यों किया जाता है बताइए। किसी भी
लेंस के बीचों में, इसे मैं पेटफरवा भी कर देता हूँ मजाक के लिए, कि किसी भी उत्तल लेंस में या कन्वेक्स लेंस में बीच में जो डॉटेड लाइन होती हैं दोस्तों वो क्यों खींची जाती हैं? तो आप जान लीजिए, पतले लेंस की पहचान है ये, चाहे वो पतले लेंस हैं, मोटा लेंस नहीं है, पतला लेंस है, तो पतले लेंस का ये सिंबल है, इसे बीच में आप क्या डॉटेड लाइन बीचों बीच खींच देंगे तो हम समझ जाएंगे पतला लेंस है। ठीक है, तो चलिए, मुख्य इसके समांतर किरण जा रही है तो अपवर्तन की पहचान कहाँ से जाएगी? फोकस से, ये हो गया। ठीक है, और प्रकाशित किरण से जाने वाली किरणें सीधी चली जाती है दोस्तों। तो देखेंगे ये किरणें कहाँ काटती है? 2f2 के ठीक सीधे में इस तरीके से काटती हैं कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन यही था कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका वास्तविक तथा वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो कहाँ रखेंगे? जो 2f2 है वो फोकस दूरी का कितना है? 2 गुना है। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, क्या सही होगा? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका वास्तविक तथा वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बन जाता है। दोस्तों मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, यानी यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि जब मुख्य फोकस पे रखेंगे तो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बना, तो मुख्य फोकस पे रखेंगे तो प्रकाश की क्रमणीयता के सिद्धांत से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ही यही है कि फोकस दूरी के दुगने पर, क्योंकि फोकस दूरी का दुगना 2f है और हम जानते हैं 2f पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f पर ही बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अनंत पर नहीं, अनंत पे वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, वास्तविक और बिंदुवत बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। तो इस कंडीशंस में आप जानते होंगे कि इस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनने लगता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखते हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही है, जो कि पेज नंबर 205 पर है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? चलिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? मतलब -15 सेंटीमीटर है। एक दर्पण है, एक लेंस है। एक क्या है? गोली दर्पण है और एक पतला गोलीय लेंस है। चलिए क्या कर रहा है ऑप्शन में? दर्पण एक कर रहा है, उसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण है दोस्तों। और एक गोलीय लेंस है, क्या है? गोलीय लेंस है, उसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये संभवतः क्या होगा? कौन सा दर्पण होगा, कौन सा लेंस होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, माइनस जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण या अवतल लेंस का होता है। अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी माइनस होती है और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा गोली लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो संभवतः वह लेंस कैसा होगा? आंसर हम लोग को पता चल गया, अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस। अवतल दर्पण क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोली दर्पण है, गोली लेंस है जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो बताइए वो कौन सा लेंस हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे? क्लियर आंसर हमें पता है कि अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस होगा। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों अवतल होंगे, पहला ही सही है, दोनों अवतल होंगे, यानी एक अवतल दर्पण होगा, एक अवतल लेंस होगा। बाकी जो गलत ऑप्शन है मैं पढ़ देता हूँ, दोनों उत्तल होंगे, नहीं, दोनों उत्तल नहीं होंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। तीसरा ऑप्शन
दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा। नहीं, दर्पण अवतल ये तो सही है क्योंकि अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मगर लेंस उत्तल नहीं होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है कि दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, यानी अवतल दर्पण होगा दोस्तों और अवतल लेंस होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, कोई एक ऐसा दर्पण है, आप उस दर्पण के सामने चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वो कैसा दर्पण होगा, बताइए। एक दर्पण है जिसके सामने हम लोग क्या है, ऐसे ही खड़े हैं, किसी भी कंडीशंस में, कभी पास हो कभी दूर हो, ठीक है। हाँ, किसी दर्पण में आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वो दर्पण क्या होगा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ करके ही लगता है कि हाँ इसमें ट्रिक है, जानकारी रहेगा दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और वही जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि लेक्चर्स मैं पीछे कई डाला हूँ, अब मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे में फोर्स कर रहे थे सर IRT पॉलिटेक्निक के लिए भी NCERT सॉल्यूशन डालिए आप, तो मैं वही कर रहा हूँ कि अब NCERT की बुक्स का, चाहे वो आपका 10th का हो चाहे वो 12th का हो, मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन वो ऑब्जेक्टिव से लेकर के लास्ट तक मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा। चलिए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, समय का ध्यान देते हुए, समय को बचाते हुए। एक हमारा क्या है, दर्पण है करा, उसके सामने आप कहीं पे भी खड़ी हो जाओ, मतलब कहीं पर, पास, दूर और दूर, हर कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है दोस्तों, तो बताइए वो दर्पण कैसा हो सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दर्पण। तो दोस्तों दर्पण आप जानते हैं कितने होते हैं, 3 तरह के दर्पण। कौन कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, समतल, पहला क्या होता है समतल, उत्तल, और तीसरा क्या होता है, अवतल। ठीक है, अब आपको प्रतिबिंब कैसे बनता है ये पता रहना चाहिए। तो अवतल दर्पण में आप पिछली वीडियो जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मैं बताया हूँ कि अवतल दर्पण में दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है 2 बनता है, वास्तविक भी और आभासी भी। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में भी बन रहा है, मगर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर स्थिति में सीधा बने, आप कहीं भी खड़े हो सीधा बने, क्वेश्चन का ये मतलब है। तो अवतल दर्पण में तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अवतल दर्पण में एक कंडीशन है कि जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रहते हैं तभी सीधा बनता है आभासी। ठीक है, तो हर कंडीशन में तो नहीं बनेगा, बाकी कंडीशन, इसके अलावा बाकी कंडीशन में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण तो नहीं होगा। बट समतल और उत्तल की ये क्वालिटी है दोस्तों कि आप कहीं भी खड़े रहो, हमेशा क्या, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, चाहे आप समतल दर्पण में खड़े हो चाहे उत्तल दर्पण में, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है मेरे दोस्त। अंतर क्या होता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा वस्तु से छोटा, जबकि समतल दर्पण में सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। इसकी तो चर्चा ही नहीं किया कि वस्तु से छोटा सीधा बन रहा है कि वस्तु से बड़ा, वो सीधा वो क्वेश्चन कर रहा है कि एक दर्पण के सामने मैं किसी भी स्थिति में खड़ा रहूं, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, कुछ चर्चा नहीं किया। तो दर्पण क्या हो सकता है, तो दोस्तों क्या होगा, जब सीधे प्रतिबिंब की सिर्फ बात किया है तो समतल दर्पण में भी सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है। अवतल दर्पण में सीधा बनता है, कंडीशन है जब आभासी रहेगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा। इसके अलावा आप कहीं चले जाएंगे तो वास्तविक यानी उल्टा बनने लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी हमारा ऑप्शन समतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है। अब सीधी सी बात है, जिस ऑप्शन में ये होगा समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। तो चलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। केवल समतल, नहीं, केवल समतल नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन केवल समतल गलत है क्योंकि उत्तल भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन केवल अवतल, अवतल तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा केवल उत्तल, नहीं। चौथा देखो दोस्तों कर रहा है या तो समतल अथवा उत्तल, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, क्योंकि समतल में और उत्तल में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है सीधा, और समतल में वस्तु के बराबर। इसीलिए साइड मिरर के रूप में कभी समतल दर्पण का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया, नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि साइड मिरर में क्यों समतल दर्पण का यूज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, मगर उसके लिए कंडीशंस है कि दर्पण की साइज कम से कम वस्तु की साइज के आधे के बराबर होनी चाहिए। जैसे हमारी फीट लगभग 5 फीट 11 इंच है या 6 फीट मान लो आप, तो 3.5 फीट का शीशा अगर आप हमारे सामने रखोगे तभी उसमें पूरा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो पूरा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अब हम साइड मिरर में छोटा सा लगा दिए समतल दर्पण दोस्त, इतना बड़ा सा होगा, तो ट्रक इतनी बड़ी सी है, ट्रक इतनी बड़ी सी है तो उसके आधे के बराबर समतल दर्पण की साइज नहीं होगा तो उसमें प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में ऐसी कोई खासियत नहीं है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की साइज कुछ भी हो, दर्पण छोटा सा भी हो। तो इसीलिए कभी आ गया एग्जाम में कि समतल दर्पण का यूज क्यों नहीं करते हैं, ये तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का हो गया क्वेश्चन, तो आप बताएंगे कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वस्तु की हाइट के आधे के बराबर होनी चाहिए। हाँ, अब ट्रक आ रही है, ट्रक की हाइट 15 फीट है तो 7.5 फीट का साइड मिरर में लगाओ, और 7.5 फीट का साइड मिरर लगाओ जो कि आदमी की हाइट से ज़्यादा होगा, उसे खोलना बंद करना भी दिक्कत होगा, और साइड में लगा दिया कोई बगल से गुजर रहा है तो उसे तोड़ ले जाएगा या टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में भी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, बड़ा तो नहीं बनेगा। वस्तु कितनी बड़ी हो छोटा सा बनाएगा। तो ड्राइवर तो समझ रहा है ना, ट्रक का बन रहा है तो ट्रक कितनी बड़ी होती है, समझ रहे हैं, वो समझ जाएगा। उसमें डिस्टेंस का भी होता है कि वस्तु कहीं भी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। तो इसी वजह से साइड मिरर में समतल दर्पण का यूज न करके उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही था। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ता हूँ, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? चलिए, डिक्शनरी बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं ना, और इन छोटे छोटे अक्षरों को पहचानने के लिए क्या करते हैं, एक हैंड लेंस होता है, जैसे उत्तल लेंस होता है। क्या होता है उत्तल लेंस ना? मुन्ना भाई MBBS में जहाँ तक मुझे याद है उसमें क्या किया है, इसके मार्क्स, संजय दत्त क्या नाम रहता है मुझे नहीं पता, उसके मार्क्स को देखता है, वो लगा करके ना हैंड लेंस लगा करके देखता है। आप देखेंगे ले जाएंगे अक्षर के पास बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है तो पढ़ लेते हैं अक्षर। तो ये मुख्यतः किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो जानते रहिए कि मोटा लेंस, मोटा उत्तल लेंस। मोटा उत्तल लेंस का मतलब जिसकी फोकस दूरी कम हो, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कम रहेगा हम लोग उसी लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 उत्तल लेंस दे दिया, एक 50 सेंटीमीटर का कर रहा है, 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस नहीं, अवतल लेंस का कभी यूज नहीं करेंगे। 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अब समझो एक 50 का एक 5 सेमी का है, तो 50 का कम फोकस दूरी है कि 5 का, 5 का कम है तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। दो ऑप्शन दिया, एक 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस और एक 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, दोनों में किसकी फोकस दूरी कम है, 5 सेंटीमीटर वाले की कम है, तो हम 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का यूज करेंगे। फिर अगला ऑप्शन है 5 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस, नहीं अवतल लेंस का तो हमें यूज ही नहीं करना है, तो एक 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का है, एक 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का है, तो हम 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, क्योंकि छोटे शब्दकोशों में लिखे गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया